तीन दोस्त बहुत इंस्पायर हुए जिनका नाम था जॉन, जेफ एंड गॉर्डन। ये तीनों ही बाद में जाके स्टारबक्स के ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स बने। अभी तक स्टारबक्स सिर्फ कॉफी बीन्स के बिजनेस में था, लेकिन मेजर टर्न आता है 1983 में जब हार्वर्ड एक इटालियन ट्रिप लेते हैं एंड इस मैसिव रेवेन्यू के साथ स्टारबक्स ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी नहीं छोड़ा। स्टारबक्स की कहानी को समझने से पहले हमें स्टारबक्स के ओरिजिन को समझना जरूरी है एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है मिस्टर अल्फ्रेड पीट, जिन्होंने 1966 में खोला पीट्स कैफे इन कैलिफोर्निया। पीट्स कैफे का सिंपल बिजनेस था रीसेलिंग ऑफ कॉफी बीन्स। लोगों को वो कॉफी बीन्स बेचते थे जो लोग घर जाके रोस्ट करते थे एंड कंज्यूम करते थे। इस बिजनेस से 1971 में तीन दोस्त बहुत इंस्पायर हुए जिनका नाम था जॉन, जेफ एंड गॉर्डन। ये तीनों ही बाद में जाके स्टारबक्स के ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स बने। 1971 में उन्होंने अपना खुद का कॉफी बिजनेस शुरू किया बाय द नेम ऑफ स्टारबक्स एंड ये कॉफी बिजनेस इंस्पायर्ड था मिस्टर हरमन मेलविले के मोबी डिक के एक कैरेक्टर स्टारबक्स से एंड यहीं से ये लोगो एज वेल एज स्टारबक्स का नाम आता है। स्टारबक्स का धंधा बहुत सिंपल था। वो लोग कॉफी बीन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स एज वेल एज कॉफी बीन्स को सप्लाई करते थे एंड इन्होंने कॉफी बीन्स को आउटसोर्स भी किया अंकल पीट के कॉफी बीन्स से। ये इसे रीसेल करते थे सियाटल में एंड इनका धंधा फर्स्ट क्लास चलता है। 1981 तक ये लोग इस धंधे को समझ जाते हैं एंड प्रॉफिट भी बनाने लगते हैं। 1983 में ये पीट्स कैफे तक को एक्वायर कर लेते हैं। साउंड सिंपल राइट? नहीं, यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, मिस्टर हार्वर्ड शुल्ट्ज। हार्वर्ड शुल्ट्ज की कहानी शुरू होती है स्टारबक्स में 1981 में व्हेन दे गेट हायर्ड इनटू स्टारबक्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर। बट ये पूरा शुरू होता है उससे 2 साल पहले 1979 में जब हार्वर्ड शुल्ट्ज कॉलेज से फ्रेश ग्रेजुएट थे एंड एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम करते थे कॉफी बीन इक्विपमेंट रीसेलर के पास, जहां से स्टारबक्स अपना इक्विपमेंट उठाता था। यहाँ वो स्टारबक्स की आइडियोलॉजी एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस से इतने खुश हुए कि उन्होंने बाद में कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अभी तक स्टारबक्स सिर्फ कॉफी बीन्स के बिजनेस में था, लेकिन मेजर टर्न आता है 1983 में जब हार्वर्ड एक इटालियन ट्रिप लेते हैं। इस इटली की ट्रिप के दौरान वो बरिस्ता एंड इटालियन कंज्यूमर के बीच में एक बहुत पेक्युलर रिलेशनशिप को पहचानते हैं, जहां हर इटली का वर्कर एक ब्रेक लेता है, कॉफी ब्रेक, which is very essential. And ये Italian baristas and coffee shops एक थर्ड स्टॉप होता है काम और घर के बीच में। इस पूरे आइडिया से वो इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि इस आइडिया को वो अपने स्टारबक्स में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। 1985 तक he pursues all the founders to implement this idea because they had the entire equipment to do it. But founders इस चीज को मना कर देते हैं एंड हार्वर्ड इस आइडिया को लेके इतने श्योर होते हैं अपने अर्ली 20s में अपने फाउंडर्स की तरह ही जील के साथ अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हैं एंड शुरू करते हैं अपना खुद का कैफे IL ग्रेनाले। इल जर्नाले का मतलब इटालियन में होता है न्यूज़पेपर यानी अ डेली हैबिट एंड यही तो आइडिया था हार्वर्ड का, यूएसए के अंदर इस डेली हैबिट ऑफ कॉफी के कल्चर को इम्प्लीमेंट करना। सब चीज़ें इल ग्रेनाले में अगर आप चेक करेंगे, इटालियन म्यूजिक, इटालियन वेटर्स, इटालियन एसेंस, कॉफ़ी के वही फ्लेवर्स एंड 2 साल में ये बिजनेस टेक ऑफ कर जाता है। सियाटल में वो अब तक अपने 7 स्टोर्स खोल चुके थे इस पूरे टाइमलाइन के अंदर एंड वो साथ साथ एक यूनिक चीज़ करना चाह रहे थे। इटालियन बिजनेसेस को तो वो ले ही आए थे, इटालियन कैफे कल्चर को भी वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे यूएसए में, बट यूएसए पॉपुलेशन इज डिफरेंट देन इटली। इस चीज़ को उन्होंने ध्यान से समझा। हार्वर्ड ने कस्टमर स्टडी में अपनी पूरी जान झोंक दी, कस्टमर प्रेफरेंसेस को ध्यान दिया एंड इसी के चलते नए वैल्यू एडेड सिस्टम हुआ, नए मेन्यू में चीज़ें ऐड करी गई, म्यूज़िक को चेंज किया गया, आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज किया गया, प्राइसेस को उस हिसाब से मॉडिफाई किया गया एंड कैफे एट लास्ट बन ही गया, लोगों का थर्ड स्टॉप टुवर्ड देयर वर्क। यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक चीज़ होती है, जहां हार्वर्ड अपने कैफे के साथ धूम मचा रहे थे, उनके प्रीडेसेसर्स स्टारबक्स के साथ थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे बिकॉज दे एक्वायर्ड पीट्स कैफे एंड फाइनेंसेस में अब थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी थी।
ये मौका था हार्वर्ड के लिए टू एक्वायर स्टारबक्स। अब ऐसा एम्प्लॉय भगवान किसी को ना दे कि कुछ साल बाद आके वो अपनी पूरी कंपनी खरीद ले, बट हुआ ऐसा ही। विद द हेल्प ऑफ बिल गेट्स सीनियर, जो बिल गेट्स के फादर हैं, उन्होंने रेज किया $3.8 मिलियन का नेट वैल्यू एंड स्टारबक्स को एक्वायर कर लिया। एंड इसी के साथ साथ अपनी कैफे का नेम चेंज करके दे ब्रांडेड इट एज स्टारबक्स। एंड तब से स्टारबक्स कभी रुका ही नहीं। 1987 में स्टारबक्स को एक्वायर करने के बाद दे स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग स्टारबक्स इन डिफरेंट लोकेशंस, जैसे कि कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, शिकागो, वैंकूवर, न्यूयॉर्क। स्टारबक्स धीरे धीरे बढ़ता गया, नए स्टोर्स खोलता गया। एंड हियर आर सम स्टैट्स व्हिच आर गोना प्रूव यू कि कितने ज़्यादा लेवल पे एक्सपेंशन हो रही थी। सो 1987 में स्टारबक्स के 11 स्टोर्स थे, 1992 तक 165 हुए, 1996 में दे रीच द मार्क ऑफ 1000 स्टोर्स एंड वेंट इंटरनेशनल एज वेल। 1998 में दे did 2000 stores, 2005 में they crossed the mark of 10,000 stores, and इसके बाद 2013 में 20,000 stores and 2024 में massive 40,000 stores। इतने सारे stores होने के बावजूद they still operate on a model जो पर store की profitability पे वर्क करता है। well, इसे बाद में समझेंगे, लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे expansion हो रहा था, it was clear Harvard is a very smart businessman, एंड ये चीज स्टारबक्स से प्रूव होती है। स्टारबक्स जहां रैपिड लेवल पे एक्सपेंशन कर रहा था, जैसा मैंने पहले बताया, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी यूज करी, मेकिंग ईच स्टोर प्रॉफिटेबल। एंड इसी की वजह से आज हर स्टोर एक इंटायर डिफरेंट की तरह ऑपरेट होता है, चाहे वो कहीं पे भी हो। एंड इस स्टोर को रखने के पीछे डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजी यूज होती है एज पर द कस्टमर। एंड इन मैट्रिक्स को जाता है फुटफॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन, preferences of people living in that particular location, and third and the most essential one, which is कि ये दोनों स्टोर आपस में किसी तरह से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, यानी कि एक स्टोर को दूसरे स्टोर का रेवेन्यू कभी नहीं लेना चाहिए। एंड ऐसी आइडियोलॉजी बिजनेस प्रैक्टिसेस की वजह से स्टारबक्स अपने फाइनेंसेस में सुपर्ब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पिछले 5 साल का फाइनेंसेस को देखते हैं स्टारबक्स के, जहां 2020 ड्यूरिंग द ईयर ऑफ कोविड दे मेड अ रेवेन्यू ऑफ $23.5 बिलियन। In 2021 they made a revenue of $29.6 billion. In 2022 they did a revenue of $32.5 billion. 2023 and 2024 में they did 35.98 and $36.18 billion. इसके साथ साथ they maintained a profitability of around 10 to 12% averaged out in last 5 years. And इस massive revenue के साथ Starbucks ने अपनी profitability को भी नहीं छोड़ा, with earning of gross profit percentage of 26.2%. Starbucks अपने business को बहुत अच्छे से समझता है। And to give you a reference, और coffee shops on an average gross profit percentage earn करते हैं 15% का। तो ऐसा क्या है कि और coffee shops सिर्फ 15% own कर पा रहे हैं, लेकिन मिस्टर हार्वर्ड का Starbucks 26.2% की profitability पे चल रहा है। So here are 5 reasons why Starbucks is way ahead than their competitors. फर्स्ट वन इज विजन। देखो, स्टारबक्स ने कभी भी कॉफी एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को अपना असली प्रोडक्ट नहीं माना। उन्होंने बेचने की कोशिश करी है यूजर एक्सपीरियंस, एंड वो चाहते हैं कि स्टारबक्स एक हैबिट हो कस्टमर की रादर देन एक लग्जरी। हम इस चीज को प्रूव करने के लिए ये स्टैट्स को देखिए। एक एवरेज 20 डेज वीक मंथ में, एक एवरेज 20 डेज वर्क मंथ में एक स्टारबक्स कस्टमर ऑन एन एवरेज 6 बार स्टारबक्स को यूज करता है। इस मैसिव लेवल के कस्टमर रिटेंशन के पीछे का रीजन है द स्टिमुलाई व्हिच दे गिव टू देयर कस्टमर्स रिगार्डिंग स्टारबक्स। स्टिमुलाई बेस्ड प्रोडक्ट्स एप्पल भी यूज करता है, यानी कि अपने प्रोडक्ट में ऐसे यूजर एक्सपीरियंस रिलेटेड चीजें डालना जो कि पता ना चले बट स्टिल आप उसके हैबिचुअल हो जाओ। इसी के साथ साथ स्टारबक्स भी कुछ ऐसी चीजें करता है। आप देख सकते हो आपके कॉफी मग में जब भी आप स्टारबक्स लोगे आपका नाम लिखा जाएगा, आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स का पूरा कैंपेन होगा, आपके बर्थडे न्यू ईयर्स पे आपको नए तरीके के डिस्काउंट्स मिलेंगे। ये सब कुछ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बढ़ाएगा ब्रांड के साथ। एंड इसी के साथ साथ 87,000 टाइप्स ऑफ वेराइटीज हैं इनके मेन्यू। इट मीन्स कॉफी फॉर एवरीबडी, राइट। ये सब चीजें जब ऐड ऑन होंगी तो जो कंपनी का विजन है टू प्रोवाइड कस्टमर एक्सपीरियंस दैट इज गोना एनहांस, एंड यही एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है स्टारबक्स का। सेकेंड रीजन इज चेंज विद टाइम। स्टारबक्स कोई नई कंपनी तो है नहीं,
They have been operating in the market for last 45 years. अब यहाँ देखने की बात यह है कि स्टारबक्स कितने सारे एरास के थ्रू गया. फर्स्ट वन वाज क्रेडिट कार्ड एरा, देन डिजिटलाइजेशन एरा. एंड आप देखेंगे दे हैव स्मार्टली पुट ऑन दीज टेक्नोलॉजीज इन देयर सिस्टम. जैसे कि स्टारबक्स कार्ड वैल्यू. यहाँ पे लोगों के पास एक फिजिकल कार्ड है जो सिर्फ स्टारबक्स की लोकेशन पे यूज होगा एंड डेली यूजर के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग. आप इसे इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं कि कितने लोग प्रेफर करते हैं स्टारबक्स वैल्यू कार्ड को. इसी के साथ साथ एप्लीकेशंस जो कि हर यूजर के लिए डिफरेंटली डिजाइंड है एंड उस यूजर का पूरा डेटा रखती है. इन सभी चेंजेस के ओवर थ्रू स्टारबक्स को मिलता है कस्टमर रिटेंशन एज वेल एज न्यू कस्टमर्स जो डिजिटली उनसे जुड़ेंगे उन्हें एक फ्रेंडली एक्सपीरियंस. इसीलिए स्टारबक्स पिछली जनरेशन के लिए उनको चेंज तो समझा ही रहा है, उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी से मिलवा रहा है, साथ ही साथ जेन ज़ी जैसे कस्टमर्स को एक एड ऑन वैल्यू दे रहा है जो शायद स्मॉल कॉफी ओनर्स नहीं दे पाएंगे. थर्ड वन इज द वे दे क्रिएट देयर प्रोडक्ट. सी, जो डिफरेंट अदर कॉफी शॉप्स होंगे वो एक चीज़ करेंगे, या तो वो कॉफ़ी बीन्स को इन हाउस रोस्ट करेंगे, जितने भी अदर प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इन हाउस बनाएंगे. किसी भी चीज़ को इन हाउस बनाने के साथ कॉस्ट आती है रॉ मटेरियल की. एंड स्मॉल कॉफ़ी शॉप वर्सेस स्टारबक्स से समझते हैं. मान लीजिए एक स्मॉल कॉफ़ी शॉप है, वो कॉफ़ी एंड कुछ एडेड वैल्यू देता है अपने मेन्यू में. वो केक हो सकता है, ब्रेड हो सकती है. उस ब्रेड को बनाने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन्स चाहिए, जगह चाहिए एंड एक न्यू कॉफ़ी ओनर को बहुत सारा पैसा चाहिए जो इक्विवेलेंटली इन सब में जाएगा. अब स्टारबक्स के मॉडल को समझते हैं. स्टारबक्स ने ऑलरेडी अपने स्टोर के को ओपन अप कर लिया. एक स्पेशलाइज्ड वेंडर है जो उन्हें मशीन प्रोवाइड करेगा, एक स्पेशलाइज्ड वेंडर है जो उन्हें कॉफ़ी प्रोवाइड करेगा. सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक काम करना है, रोस्टिंग. इसके अलावा बाकी सब प्रोडक्ट्स जो भी स्टारबक्स में मिलते हैं वो किसी न किसी वेंडर के थ्रू सप्लाई है. अब ये वेंडर कोई एक या दो स्टारबक्स को तो नहीं चला रहा ना, दे आर पावरिंग 35 to 40,000 स्टारबक्स स्टोर्स. अब इस लेवल पे अगर मैसिवली स्केल्ड होंगे तो प्राइसेस सोचो कितने मार्जिन पे कम होंगे, क्योंकि मास प्रोडक्शन है, राइट. ये चीज़ और कॉफ़ी ओनर्स से वे हाइड कर देती है स्टारबक्स को व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग वैल्यू टू दैट पेनी. फोर्थ पॉइंट इज मैसिव कैंपेनिंग एंड मार्केटिंग. सी, मार्केटिंग टेक्निक्स स्टारबक्स की इंडस्ट्री में कुछ नहीं तो है नहीं, एज वेल एज फेमस भी बहुत है. बट इसके साथ साथ दे डू स्मॉल थिंग्स लाइक मेकिंग अ कम्युनिटी, एडिंग पीपल टू स्टारबक्स कम्युनिटी. इससे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत होती है. एंड द लास्ट वन इज कंसिस्टेंसी. Over a survey did with a lot of Starbucks consumer, they feel that जो टेस्ट उनको कॉफ़ी का मिलता है it has been consistent for a very long time. अब कॉफ़ी, टी ये एक ऐसा आइटम होता है जो लोग ज़्यादा चेंजेस प्रेफर नहीं करते because it's a type of snack which they use every day and this is somewhere they don't want change. And honestly Starbucks इस चीज़ को समझता है, तभी तो पिछले इतने सालों से they have retained the same consistency, ताकि लोगों को चेंज करने का झंझट ही ना हो. इन 5 रीजंस की वजह से स्टारबक्स को कोई नहीं हरा पाया. बट ऑनेस्टली पिछले 1 साल के स्टैट्स, ग्रोथ एंड आने वाले कंपटीशन को देखते हुए आई एम बिट कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ स्टारबक्स बिकॉज अब पॉपुलेशन चेंज हो रही है. जेन ज़ी से जेन बेटा आ रहा है एंड और कंपेटिटर्स लोकल एंड इंटरनेशनल लेवल पे जुड़ रहे हैं. इसके साथ साथ कंपनी शायद ओवरकम ना कर पाए या फिर करे भी तो शायद उतना प्रॉफिटेबल ना रह पाए. वेल, दीज आर द कंसर्न्स दैट हैज टू बी आंसर्ड इन फ्यूचर